गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम लोग विभिन्न विचारकों के शिक्षा से संबंधित विचारों को या उनके शिक्षा दर्शन का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गांधी जी को प्रारंभ किया था। अब तक हम लोग गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके शिक्षा के अर्थ और शिक्षा के संबंधी उनके उद्देश्य यानी कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि गांधी जी के अनुसार उनके शिक्षा दर्शन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का ये शिक्षण विधियाँ किस तरह की उन्होंने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की है। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि गांधी जी के अनुसार किस प्रकार का पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्यक्रम, क्योंकि जब किसी कार्य की सफलता के लिए हम उद्देश्य, सबसे पहली जो हमारी स्टेज होती है या सबसे पहला पद होता है वो होता है कि हमारा उसके उद्देश्यों को निर्धारित करना कि हम क्यों उस कार्य को करना चाहते हैं। तो यही बात थी कि गांधी जी ने ये तय किया कि हम शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए, शिक्षा कैसी हो, इसके लिए कुछ निश्चित उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए। जब उद्देश्य निर्धारित हुए तो उसके बाद उनके शिक्षा संबंधी जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तब एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा सामने बनाना या उसे तैयार करना हमारे लिए आसान है। तभी उन्होंने, गांधी जी ने भी शिक्षा के पाठ्यक्रम या शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। तो उनका सबसे पहला पाठ्यक्रम का जो हिस्सा था या पाठ्यक्रम के निर्माण में उन्होंने सबसे अहम बात रखी थी वह थी क्राफ्ट पर आधारित बेसिक क्राफ्ट। बेसिक क्राफ्ट की बात, यानी कि ये कहा जाए कि एक तरह से हस्तशिल्प, बेसिक क्राफ्ट, यानी कि जो कि बालक का जो बेसिक उसके जो दैनिक जीवन में उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनके निर्माण का जो आधार है, उस आधार पर उन्होंने शिक्षा के स्वरूप को या उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करने का सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने जैसे बेसिक क्राफ्ट के अंदर उन्होंने सबसे पहले लिया बेसिक कृषि, ठीक है, कताई, बुनाई, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का खिलौने व बर्तन बनाना, मिट्टी का सामान जिनमें खिलौने, बर्तन आदि सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह के और जो भी जैसे लकड़ी का काम है, भवन निर्माण से संबंधित है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बेसिक क्राफ्ट के अंदर रखी थी और उनके अनुसार इनका शिक्षण कार्य किया जाना आवश्यक है या इनका शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक के हाथ में एक प्रकार का कौशल का विकास हो, जिससे वह अपनी शिक्षा को विद्यालय से जब वह बाहर जाता है, यानी कि विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद जब वह बाहर निकलता है और यदि वह आगे और शिक्षा अर्जित न भी करना चाहे तो उसके हाथ में ये बेसिक क्राफ्ट के कुछ कौशल उसके हाथ में होते हैं, जिनका उपयोग करके वह अपनी आजीविका का माध्यम साधन जुटा सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल दिए हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार और भी कई चीज़ें इसके अंदर, आधुनिक तकनीक के अनुसार बहुत सारी अन्य चीज़ें इसके अंतर्गत जुड़ जाती हैं जो कि इस बेसिक क्राफ्ट का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन हम गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उसी दृष्टिकोण से बात को सामने रखते हैं। दूसरी जो अगली बात था उसमें वह था मातृभाषा। पाठ्यक्रम का जो दूसरा माध्यम आधार उन्होंने माना मातृभाषा, कि शिक्षा का जो आधार है या शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बालक को उसी भाषा में कोई भी कठिन से कठिन बात भी सरलता से समझ में आ सकती है, जिस भाषा का वह अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है।
बालक हिंदी भाषी है तो हम उसे तेलुगु, तमिल या अन्य किसी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे या कहेंगे तो वो आपकी किसी भी बात को किसी भी कीमत में नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह भाषा ना तो उसने बचपन से कभी सुनी है, ना बोलता है, ना वो किसी तरह से उपयोग में लेकर आए। तो ऐसे में हम ये सोचे कि बालक को वो बात समझ में आए, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अनिवार्य है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए, जिससे कि वह बचपन से बोलता, समझता और सुनता चला आ रहा है। दूसरी बात है, अंग्रेजी को स्थान नहीं। अंग्रेजी को स्थान नहीं। वे प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा को स्थान देने के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक उसी भाषा को समझता है जिस भाषा को वो घर में सुनता, बोलता या उपयोग में लेता आया है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा जिसके कि ना तो परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है और न ही बालक ने उसे सुना, समझा या उपयोग में लेकर आया है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने पर या उसका उपयोग करने की गांधी जी सख्त खिलाफ थे या उन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट था गणित। गणित विषय के ज्ञान की जहां तक बात आती है तो गणित विषय के अंतर्गत गांधी जी का मानना था कि गणित विषय इसलिए लगाया जाना चाहिए जिससे कि बालक को एक तो संख्या ज्ञान हो सके, क्योंकि दैनिक जीवन के हर कार्य में उसे संख्याओं का किसी न किसी रूप में उपयोग करना होता है। इसीलिए एक तो संख्या ज्ञान हो सके, दूसरा समस्या समाधान की आदत पड़ सके। समस्या समाधान की आदत पड़ सके। क्योंकि जब बालक गणित की समस्याओं का समाधान खोजता है, उन सवालों को हल करता है, उनके विभिन्न तरीके ढूंढता है, तो वह किसी तरह से समस्याओं का समाधान करना सीखता है। तो गणितीय शिक्षा पर इसलिए उन्होंने बल दिया जिससे कि बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत हो और उन समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जा सकता है उसको वो आसानी से समझ सके। इसलिए उन्होंने गणित विषय पर भी बल दिया। नेक्स्ट था सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन यानी कि समाज का अध्ययन। सामाजिक सामाजिक विषय जो कि समाज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, उन विषयों का अध्ययन किया जाए, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन विषयों का सीधा संबंध समाज से किसी न किसी रूप में आवश्यक होता है। इसीलिए ये इन विषयों के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि समाज क्या है, समाज की क्या गतिविधियां हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी पूर्ति कैसे हो सकती है, इन सब चीज़ों को सोचने समझने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है जिसके बारे में बालक को छोटी मोटी हर प्रकार की जानकारी इस विषय के माध्यम से पहुंचाई जाती है बालक तक, जिससे बालक इन विषयों को पढ़कर, समझकर और अपने आसपास के समस्याओं के समाधान में सक्षम बन सकता है। नेक्स्ट आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वह इसके अंतर्गत, क्योंकि वैज्ञानिक समस्याएं, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के इस युग में तब भी विज्ञान ने अपने प्रयोग, अपने आविष्कारों से समाज को किसी न किसी रूप से आवश्यक रूप से प्रभावित किया था। और व्यक्ति को विज्ञान से संबंधित बहुत सारे, जैसे कि शारीरिक विज्ञान है, शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक वृद्धि, विकास आदि शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ बालक के पास में होनी चाहिए, और ये वो विषय हैं जो कि बालक को उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो बालक अपने उपयोग करता है जिनका संबंध विज्ञान से होता है। तो अगर विज्ञान उसने नहीं पढ़ा होता तो वो उन डिवाइसेस का उपयोग करना नहीं जान सकता, नहीं समझ पाया। इसीलिए अनिवार्य है कि बालक को सामान्य ज्ञान विषयों का भी अध्ययन कराया जाए, विज्ञान विषयों का भी अध्ययन कराया जाए, जिससे कि वह वैज्ञानिक विचारधारा, दृष्टिकोण का विकास हो
और वैज्ञानिक अनुसंधान, खोज और विज्ञान के द्वारा समाज के बीच में प्रस्तुत किए गए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का बालक आसानी से उपयोग करना सीख सके और अपने जीवन को सरल और सुगम बना सके। उसके बाद आता है संगीत और ड्रामा। संगीत और ड्राइंग, चित्रकला। संगीत और चित्रकला, इन विषयों पर भी गांधी जी ने ध्यान देने या विषय के रूप में सम्मिलित करने की बात कही, क्योंकि संगीत वह माध्यम है जिससे कि बालक अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीखता है। यानी कि संगीत वो विषय है जिसके माध्यम से बालक अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीखता है कि किस तरह से उसके, क्योंकि संवेग बालक में जन्मजात विद्यमान होते हैं, उनको नियंत्रित करना उसको सीखना होता है। अन्यथा बालक कहीं किस वातावरण में हंसना है, किस वातावरण में उसे नहीं हंसना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इन सब चीज़ों का बालक को अनुभव या ज्ञान ही नहीं है। तो यही चीज़ है कि संगीत एक वह माध्यम है जिससे कि बालक, जैसे गुस्सा आ रहा है तो आप संगीत सुनते हैं तो वो गुस्सा आपका स्वतः ही शांत होता चला जाता है, क्योंकि संगीत की मधुर धुन, सुंदरता, आकर्षक उसे प्रभावित करती है और उसका जो स्वतः ही एक तनावपूर्ण वातावरण है वह हल्का फुल्का बन जाता है। इसीलिए संगीत एक वह विषय है जिससे कि बालक अपने संवेगों को नियंत्रित कर सकता है। चित्रकला वह विषय है जिसमें कि एक तो बालक अपनी आंखों को नियंत्रित, यानी कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत गौर, बहुत ध्यान से देखने के लिए उसकी, ये कहा जाए कि देखने की एकाग्रचित्ता का होना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ चित्रकला के माध्यम से बालक में विकसित की जा सकती है। वहीं पर एक और चीज़ है कि उसकी अवलोकन क्षमता का विकास होता है, एक उसकी चित्रकला में आंखों का नियंत्रित करना सीखता है, उसकी अवलोकन क्षमता का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, और अंतिम बात जो इसमें आती है वह है कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी कि चित्रकला के माध्यम से बालक में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनका आसानी से विकास किया जा सकता है, अर्थात पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया जाए जिससे कि बालक में विभिन्न सर्वांगीण विकास की जो बात गांधी जी कहते हैं वह विकास उसका हो सके, रोजगार या व्यावसायिक शिक्षा उसे प्राप्त हो सके, कौशल का विकास हो जिससे कि वह रोजगार आसानी से प्राप्त कर सके। इसके बाद आता है कि गांधी जी ने शिक्षण विधियों के बारे में क्या कहा है कि कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए कि जिससे बालक को कोई भी बात, विषय, वस्तु जो भी है उसको आसानी से समझाया या बताया जा सकता है। शिक्षण विधियों में सबसे पहली चीज, क्योंकि वे बेसिक क्राफ्ट की बात करते थे, तो निश्चित है कि शिक्षण विधियां व हस्तकला पर आधारित, हस्तकला कौशल पर आधारित शिक्षण विधि होनी चाहिए जिसमें कि बालक को किसी भी कार्य को खुद के हाथों से करने की योग्यता या करने का अवसर प्राप्त हो और किसी भी विज्ञान को, किसी भी बात को स्थायी रूप से उसे समझ में आ सके, सीख सके और उस कार्य को वो स्वयं से कर सके। अगली बात थी करके सीखना। करके सीखना
अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो बालक कुछ न कुछ कार्य करेगा, तो ये भी तो कर कर सीखना, लेकिन यहाँ पर हस्तकला पर आधारित क्रियाएं हैं और यहाँ पर कोई भी ज्ञान, कोई भी शिक्षा बालक को आप देना चाहते हैं तो अक्षर ज्ञान की अपेक्षा उसकी तुलना में अधिक उपयोगी रहेगी, क्योंकि हम बालक को उससे संबंधित कार्य करने के समस्त अवसर उपलब्ध कराएं, जिससे कि बालक उससे संबंधित कार्य करेगा, क्रियाएं करेगा, स्वयं कार्य करेगा, जिससे कि उसे अनुभव की प्राप्ति होगी। इसीलिए करके सीखने की शिक्षण विधि का उपयोग करने पर उन्होंने बल दिया। फिर बाद में है सह संबंध। सह संबंध, कोरिलेशन, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक है, ज्ञान एक है और हमने इसी ज्ञान को अपनी सुविधा से समझने के लिए अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है, क्योंकि हम संपूर्ण को समग्र में एक साथ नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने हमारी सुविधा के अनुसार ज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान के इसी एकात्मता को ध्यान में रखते हुए जब हमने हमारी सुविधा के अनुसार उसे अलग अलग भागों में बांटा है, तो किसी भी एक विषय को स्वतंत्र रूप से समझाने का यदि प्रयास किया जाएगा तो बालक को वो बात समझ में नहीं आएगी या उसको समझना उसके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, या यूँ कहा जाए कि व्यवहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता को बालक नहीं समझ पाएगा। इसीलिए दूसरे विषयों के साथ में कोरिलेशन करके, सह संबंध करके जब बताया जाए तो वह एक तो समय कम लगता है, दूसरा बालक के लिए समझना आसान हो जाता है और उदाहरणों की जहाँ तक आवश्यकता होती है वह कोरिलेशन के माध्यम से बहुत आसानी से उसे उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि किसी भी विषय वस्तु तथ्य सूचना को समझना बालक के लिए सरल व आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न विधि। गीता जो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, वह गीता पूरी तरह से प्रश्न विधि पर आधारित है, जिसमें कि पूरी गीता के अंतर्गत कृष्ण अर्जुन का संवाद लिखे गए हैं। अर्थात कि अर्जुन को ज्ञान देने के लिए अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्ण उसके उत्तर देता है। कहीं पर कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करता है और अर्जुन उसके उत्तर देता है। अर्थात प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से जो कहा जाए कि इस संपूर्ण जीवन के सत्य को अर्जुन के सामने श्री कृष्ण ने रखा था। उसे क्योंकि गीता से भी महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे और इसी दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि वे प्रश्न विधि पर भी बहुत बल देते थे, क्योंकि जब तक बालक प्रश्न नहीं करेगा तब तक यह समझ में नहीं आएगा कि बालक को कितना समझ में आया और कितना अभी उसे समझना बाकी। नेक्स्ट जो आता है इसमें एकीकरण। एकीकरण यानी कि यहाँ पर दो चीजें हैं, व्यावहारिक और दूसरा है बौद्धिक। ठीक है ना। एकीकरण की जहां तक बात आती है उसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यावहारिक और बौद्धिक जीवन का जो है एक तरह से सामाजिक व मतलब एक तरह से कहा जाए कि व्यावहारिक और बौद्धिक जीवन दो अलग अलग होते हैं, कि बौद्धिक दृष्टि से हम कार्य करने का हमारा अपना तरीका होता है और व्यवहारिक रूप में उस कार्य को अलग तरीके से देखा समझा जाता है। तो इन दोनों में तालमेल या उन दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ के आधार पर उन्होंने एकीकरण की कि जो बौद्धिक ज्ञान दिया जा रहा है बालक को, वह बौद्धिक ज्ञान बालक अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग में ला सकता है, इसी आधार पर उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही एकीकरण अगर विधि का उपयोग किया जाएगा तभी बालक को दिए गए ज्ञान की सार्थकता सिद्ध होगा। अर्थात इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो गांधी जी की शिक्षण विधियों में जो क्रिया कार्य हस्तकला पर आधारित, क्योंकि उन्होंने बेसिक क्राफ्ट को बल दिया है, कर सीखना, कोरिलेशन, प्रश्न विधि और एकीकरण विधियों को मूल रूप से महत्व दिया।